सब कुछ क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस कॉम्बो क्लास के सबसे प्रथम क्लास में, अर्थात आपका आज क्लास नंबर 1 है। और आपके इस फर्स्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक ऐसा आज का टाइमिंग है कि आज आपका क्लास भी है और आज आपके सीनियर लोगों का और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया होगा सीटेट का, उनका आज रिजल्ट भी निकल कर आया है। तो सर्वप्रथम आप लोग पहले रिप्लाई करें, क्या ऑल ओके है? कहीं से कोई वीडियो, कोई साउंड, कहीं से कोई समस्या तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए ऑल ओके। कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो उसे हम लोग पहले ठीक करेंगे, उसके बाद अपने इस क्लास की शुरुआत करेंगे। दरभंगा के धरती से गुरु जी को प्रणाम। आप सभी को सीतामढ़ी की धरती से आपके इस मित्र लंबे से, दुबले से, सांवले से गौरव वर्मा का प्रणाम। आप में से कुछ हमारे मित्र ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं मन ही मन दुखी होंगे, और कुछ मित्र ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर हुआ क्या है जो दुख का आलम छाया हुआ है। और कुछ मित्र ऐसे होंगे जिनके घर में खुशियों की बरसात हो गई होगी, मिठाई खा खा कर उनका मन भर गया होगा और उनके मन में चल रहा होगा कि काश इसी तरह से हमारा बीपीएससी का भी रिजल्ट आ जाए। इस तरह का क्या है, विभिन्न प्रकार की जो ये बातों को आप सुन रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के आप कहानियों को सुन रहे हैं, शायद इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। और मुझे लगता है कि आप में से ऐसे कोई हमारे मित्र नहीं होंगे जो इस विविधता शब्द से परिचित नहीं होंगे। चाहे आपका सेशन 22-24 हो, चाहे आप डीलेट पास आउट हो, चाहे आप बीएड पास आउट हो। अब शायद बीएड वाले मित्र इस क्लास में नहीं होंगे, क्योंकि जहां तक उन लोगों को न्यूज प्राप्त हुआ होगा कि पीआरटी में फिलहाल अभी बीएड वाले नहीं है। राइट। तो इन तमाम सोच के साथ, इन तमाम विविधताओं के साथ आपकी इस क्लास की आज शुरुआत होने जा रही है। संयम रखकर हर एक चीज को पहले आराम से सुनिएगा, समझिएगा। और हर वर्ष, चाहे वो आप हो चाहे मैं रहूं, दोनों लोगों का अपना अपना अनुभव बढ़ता है। और इस वर्ष के अगर रिजल्ट को देखा जाए, इस वर्ष के रिजल्ट में भी आपका सबसे जो बड़ा गेम चेंजर का योगदान है, सो किसका है? आपके लैंग्वेज पेपर का है। जो भी मित्र एग्जाम दिए होंगे सो शायद मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब आपका स्कोर 70 आया, 72 आया, 80 आया, जिनका भी स्कोर 90 से कम आया, अपने स्कोर को भूल जाइए और आने वाले दिनों के बारे में सोचिए। स्कोर सोचकर आपका स्कोर बढ़ने नहीं जा रहा, इस चीज को ध्यान रखिए। आप दिन रात सिर्फ अपने स्कोर को सोचना चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। सबसे पहले आपके इस कॉम्बो क्लास का ये क्या है आपका? तो ये है आपका क्लास नंबर 1। और आज जिस सब्जेक्ट की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आपके सीटेट के भाषा में संपूर्ण सीटेट का क्या कहा जाता है? तो माँ कहा जाता है। आज मेरा फर्स्ट डे है, आपका नहीं, मेरा भी फर्स्ट डे है और हम सभी लोगों का फर्स्ट डे है। अर्थात जो आपका यह सब्जेक्ट है, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल शिक्षण शास्त्र इसे कहा जाता है। ये आपके सभी विषयों की क्या है? माँ है। जिस प्रकार से माँ हम सभी लोगों के घर में अपनी अपनी माँ, माँ का क्या कार्य होता है? वो सभी बच्चों के साथ में उनका स्नेह, प्रेम, उनका विश्वास, हर एक बच्चे के लिए क्या होता है? सम्मान होता है। और माँ का कनेक्टिविटी हर किसी इंसान के साथ में होता है। उसी प्रकार से जो आपका ये सब्जेक्ट है सीडीपी, इसका कनेक्टिविटी आपके सभी अन्य विषयों के साथ में है। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपका गणित हो, आपका ईवीएस हो, आपका मैथ हो, आपका ईवीएस हो, या फिर आपका लैंग्वेज 1 हो, या फिर आपका लैंग्वेज 2 हो। राइट। इन सभी विषयों के साथ में क्या है? आपका कनेक्टिविटी होता है। किसका? सीडीपी का। क्यों? क्योंकि सभी विषय में आपके 15 नंबर के क्या होते हैं? पेडागोजी होते हैं। और ये पेडागोजी ही क्या कहलाता है? आपका सीडीपी कहलाता है। राइट। इसीलिए सीडीपी को सीटेट के नजर में क्या कहा गया है? माँ कहा गया है। तो आइए अपने सेशन की हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। सर, मुझे सिर्फ पेडागोजी में ही प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी। हर एक प्रकार के समस्याओं को देखा जाएगा, हर एक प्रकार के समस्याओं को समझा जाएगा, और कुछ बातें मैं आपको क्लास के अंत में बताऊंगा। उस बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्य की आप शुरुआत करेंगे।
सबसे पहले आपका जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद करें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी लोगों का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, यही ऊपर वाले से याचना करते हैं। छोटे से हम लोग अबोध बालक बालिका हैं। हे ईश्वर, आपसे इतनी ही प्रार्थना है, जिस प्रकार का हमारा मेहनत हो, जिस प्रकार की हमारी कर्म हो, उसी के अनुसार हमें क्या फल की भी प्राप्ति हो जाए तो बड़ा ही आनंद आएगा। आज आपका दिनांक क्या है? तो आज आपका दिनांक है 25 सितंबर 2023। याद कीजिए, 25 सितंबर 2023 आपका क्लास नंबर 1 ये कॉम्बो का है। सबसे पहले आपके सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बात जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके अनुसार ही आपको क्या करना है, कार्य करने की कोशिश करना है। इस बार जो आपका रिजल्ट आया है, आप में से अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि आज आपके सीटेट का रिजल्ट आया है। हो सकता है आप में से कुछ मित्र ऐसे होंगे जो एग्जाम दिए ही नहीं होंगे, तो उनको कोई मतलब नहीं होगा रिजल्ट से। तो आज आपके सीनियर लोगों का, आपके समकक्षों लोगों का क्या आया है, सीटेट का रिजल्ट आया है। जहाँ पे रिजल्ट पिछले वर्ष जो आपका ऑनलाइन होता था उसके मुकाबले में रिजल्ट आपका क्या है, कम है। और जब भी आपका ऑफलाइन पेपर हुआ है, हर वर्ष रिजल्ट का रेशियो क्या था, कम था। ऑनलाइन में रिजल्ट का रेशियो बढ़ गया था, क्योंकि वहां पे 15 से 20 मिनट का फायदा होता था। ऑफलाइन में यह फायदा नहीं हो पाता है। आज आपका फर्स्ट क्लास है, हर एक चीज को समझिएगा। आपके उस रिजल्ट को देखने के बाद जो भी आपके मित्रों का रिजल्ट आया, और जिनका भी ये स्कोर 90 से कम है, जिनका भी ये स्कोर 90 से कम है, जिनका भी ये स्कोर 90 से कम है, मैंने वहां पे एक चीज ऑब्जर्व किया है कि उनके भाषा वाले पेपर में नंबर बहुत कम उठे हैं। उनके भाषा वाले पेपर में नंबर बहुत कम उठे हैं। खासकर जो उनका लैंग्वेज 2 में था, उसमें किसी का 7 नंबर है, किसी का 8 है, किसी का 11 है, किसी का 5 है, किसी को 0 भी नंबर आया है। इस प्रकार से आपके भाषा वाले पेपर में नंबर आया है। अर्थात यहाँ पे हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग मिस्टेक करते होइएगा। अच्छा, तुम्हारा क्वालिफाई हो गया है, ओ तुम्हारा क्या था लैंग्वेज 2 में, संस्कृत था, अच्छा हम भी संस्कृत ही रख लेंगे। अच्छा आपका हो गया, आपका क्या था, अच्छा इंग्लिश था, अच्छा हम भी इंग्लिश रख लेंगे। इस प्रकार के जो बातों को सुनकर, अपने आप को न देखते हुए ऐसे बातों को सुनकर जो भी मित्र क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज 2 का सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो संस्कृत रखें, चाहे वो इंग्लिश रखें, चाहे जिनका उर्दू हो, जो इस प्रकार का सिलेक्शन करते हैं उनके परिणाम में एक असर देखा गया। जिनका स्कोर 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर इस प्रकार से उठकर आया है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आपके इस कॉम्बो क्लास में हर एक विषय की पढ़ाई होती है। आपके फॉर्म भरने से पहले दोनों विषय का आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ना है। आप दोनों क्लास को ऑब्जर्व कीजिएगा, चाहे आपका संस्कृत का क्लास हो, चाहे आपका इंग्लिश का क्लास हो। हिंदी तो आप सभी लोग रखिएगा ही रखिएगा, मुझे पता है। तो आपका चाहे संस्कृत का क्लास हो, चाहे आपका इंग्लिश का क्लास हो, आप दोनों क्लास को देखिएगा। देखने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं देना पड़ रहा है, राइट? तो आप दोनों क्लास को देखिएगा, और आपको जिस टीचर की बात समझ में आएगी, संस्कृत आपके अक्षय सर हैं, इंग्लिश आपके प्रवीण सर हैं, और बीच बीच में मैं भी आपको इंग्लिश के में मदद करते रहता हूँ। इस दोनों विषय में आपको जो अंडरस्टैंडिंग लगे, आपको अपने स्तर पे कौन उसमें कितना नंबर आया उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आपको अंडरस्टैंडिंग लगेगा, दोनों क्लास को स्टार्टिंग में आप लोग कीजिएगा। दोनों का टाइम भी अलग रहेगा, मैं टाइम टेबल आपको शेयर कर दूंगा। दोनों का टाइम टेबल भी आपका अलग रहेगा। इस दोनों क्लास को आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, और जो आपको भाषा, जिस भाषा का समझ में आए, जिस लैंग्वेज पेपर का समझ में आए, उसी का सिलेक्शन करना है आपको फॉर्म फिलअप करने के समय में। आज जब आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद ही आपके कॉम्बो क्लास में लगभग 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में 25 से 26 मित्रों ने क्लास को ज्वाइन किया है। ये जो आपने मुझ पर विश्वास दिखाया, इस विश्वास के लिए आपको कोटि कोटि नमन। परंतु इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा। आइए इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा पॉइंट अपना क्या है कि सभी विषय, खासकर हमारे सीडीपी में
हम लोग क्या गलती करते हैं, चाहे आप गौरव के कॉम्बो क्लास में रहें, चाहे आप गौरव के यूट्यूब के क्लासेस को देखें, आप में से एक कॉमन गलती निकल कर ये आता है कि जैसे ही आपके एग्जाम का टाइम आता है, ये सब गलती आप लोग ना करें, इसलिए मैं पहले ही डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे ही आपके एग्जाम का टाइम आता है, तो देखिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक से एक दिग्गज शिक्षक लोग हैं, और किसी भी शिक्षक में कोई कमी नहीं है, चाहे वो गुरु सर हो, चाहे वो गुरु माता हो, हर कोई अपने अपने जगह पे क्या है, बहुत परफेक्ट है। मैं तो आपका मित्र हूँ, मैं कोई आपका गुरु नहीं हूँ, तो आप मुझ में परफेक्ट चीज तो खोज ही नहीं सकते हैं। आप जब जैसे मुझे याद कीजिएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, राइट। परंतु जो गुरु सर हैं, गुरु माता है, बड़े बड़े लेवल पे हैं, बड़े बड़े स्तर पे हैं, तो हम लोग एग्जाम टाइम में क्या करते हैं कि सब पढ़ाई कर लिए गौरव से, पर जैसे ही एग्जाम का टाइम आएगा तो गौरव को आप भूल कर गुरु सर और गुरु माता के भी बातों को सुनने की आप लोग क्या करने लगते हैं, शुरुआत कर देते हैं। और ये है मेरा मित्र पेडागोजी। पेडागोजी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का ऐसा भाषा है, क्योंकि इसको जो भी मित्र पढ़ाएंगे, जो भी शिक्षक गण पढ़ाएंगे, सभी का पढ़ाने का अपना अपना शैली है। सभी लोग आपको एकदम बेहतर कंटेंट देते हैं, चाहे वो कोई भी सर हो, कोई भी टीचर आपके साथ गलत कभी नहीं कर सकता है। मैं तो आपका मित्र हूं। तो पेडागोजी में सभी सर लोगों का, गौरव का भी एग्जाम्पल क्या होता है, अलग अलग होता है। और जब हम लोग एग्जाम के टाइम में अपने प्लेटफॉर्म के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, उनकी बातों को सुनना शुरू करते हैं, तो आपके माइंड में क्रिएट क्या होता है, आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है कंफ्यूजन। अरे गौरव तो ऐसे बोला था, सर जी ऐसे बोल रहे हैं, अब सर जी सही है कि गौरव सही है, इसी दुविधा में आप फंसे रह जाते हैं। और यही दुविधा क्या करता है, आपके स्कोर को कम करता है। आप में से बहुत सारे लेडीज लोग ऐसी हैं जिनका सीडीपी में 30 में 30 स्कोर आया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सीडीपी में मात्र 12 नंबर 13 नंबर आया है। ये जो कंफ्यूजन जो आपके बीच में आएगा, ये मेरे और आपके बीच का जो एक ब्रिज का काम करता है, क्या काम करता है, तो हमारी भाषा, खासकर मैं आपको बिहार डीलेट में भी पढ़ाता हूं देसी भाषा में, और सेम उसी तरह से मैं आपको सीटेट भी एक्सप्लेन करता हूं, तो आप मेरे भाषा से फैमिलियर हैं। परंतु जो ये सब मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूं आज शुरुआती क्लास में ही, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप ये मिस्टेक ना करें। आपके साथ में सबसे बड़ा क्या है, तो ट्रस्ट है। जितना आपका अटूट विश्वास होगा, उतना ही बेहतर आपका स्कोर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सीडीपी के अंतर्गत अगर हम लोग बातचीत करें, अर्थात आपके सीडीपी का जो ये क्लास नंबर 1 है, यहाँ पे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के हर एक प्रकार के थ्योरी को पढ़ेंगे। आपके कॉम्बो क्लास में आज तक किसी ही प्रकार का कोई थ्योरी का क्लास नहीं चलता था। हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या थोड़ा बहुत थ्योरी को पढ़ते थे, पर इस बार मैंने कुछ बदलाव किया है, क्योंकि आपके फॉर्म के आने से पहले ही मैंने क्लास की शुरुआत कर दी है। तो थ्योरी के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसी थ्योरी के एमसीक्यू को भी देखेंगे। मैं हर एक टॉपिक आपके साथ में अभी डिस्कस करूंगा, आपको चिंता करने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, ऐसे आपके पॉइंट सब हैं जहां से आपके प्रश्न बनने ही बनने हैं, और इस सभी जगह से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है, अर्थात जब भी किसी बच्चे की शुरुआत होती है, बच्चा का जब जन्म होता है, आप लोगों ने जो डीलेड में पढ़ाई किया होगा, आपने जो बीएड में पढ़ाई किया होगा, उन तमाम पढ़ाई के आधार पे ही आपका सीटेट है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला अपना टॉपिक क्या है, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास कहने का आशय क्या हो गया, इसे आपने डीलेड में भी पढ़ा है, इसे आपने सीटेट में भी आपको पढ़ना है। सर मैथ के लिए आगे से बैच लेना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई मी। मैथ का बैच जो ऑलरेडी आपका चल रहा है बेसिक मैथ, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। 10वीं क्लास हुआ और फिलहाल अभी क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, अंतिम में जो भी डाउट पूछना होगा पूछिएगा। आइए, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास आपका कहने का आशय क्या हो गया, ये एक ऐसा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट में भी पढ़ा है। वृद्धि अपने आप में जिसे हम लोग देख सकते हैं वो अपना वृद्धि है, और जिसे हम लोग देख नहीं सकते वो अपना विकास है। परंतु वृद्धि और विकास के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा होगा अवस्था के बारे में। क्या आपको याद है, आपने नाम सुना होगा गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था में आपका अलग अलग प्रकार से प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था,
किशोरावस्था, ये सब नाम आपको सुना सुना लग रहा है। सेम वही टॉपिक है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर में, परंतु सीटेट में कुछ बदलाव होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात विकास के कौन कौन से सिद्धांत है। जैसे कि विकास आपका मल्टी डायमेंशन होता है, बहुआयामी होता है। विकास जो है विभिन्न प्रकार के सेक्टर में होता है। सभी प्रकार के जो विकास के आयाम होते हैं सो आपस में कनेक्टेड होते हैं। किसी एक के डेवलपमेंट से दूसरे पे भी प्रभाव पड़ेगा। सारे विकास के फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा शारीरिक विकास का, फिजिकल डेवलपमेंट का। 3 प्रकार के मुख्य एरियाज होते हैं, मुख्य आपका आयाम होता है, जिसे हम लोग PCS के नाम से जानते हैं। फिजिकल हुआ, कॉग्निटिव हुआ, सोशल हुआ, शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया। शारीरिक के अंदर से आपका अलग पार्ट निकलेगा, संज्ञानात्मक के अंदर से आपका अलग निकलेगा, राइट। इस प्रकार से आपका सामाजिक के अंदर से अलग निकलेगा, सामाजिक के अंदर में नैतिकता चला आएगा, संज्ञानात्मक के अंदर में अपना भाषा का विकास चला आएगा, और उसके बाद आपका शारीरिक विकास के अंदर आपने सुना होगा ग्रॉस मोटर सुना होगा, फाइन मोटर सुना होगा, शीर्षगामी सुना होगा, अधोगामी सुना होगा। ये सारे क्या है, हमारे विकास के ही पार्ट है, और इतने बृहत पैमाने पे हैं कि हम लोग सदैव क्या करते हैं, अपने इस कार्यों को करने से पहले ही कंफ्यूजन में चले जाते हैं। परंतु आपको हर एक टॉपिक को मैं आपके डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करता हूं, इसलिए मैंने जानबूझ के इस बार हर एक थ्योरी के साथ में MCQ को करने का डिसीजन लिया। भले ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा हम लोगों को समय लगेगा, परंतु सारे थ्योरी आपके माइंड में रिकॉल हो जाएंगे। खासकर हमारे 22-24 सेशन वाले, उनका सेकेंड ईयर तो ऐसे ही धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। लगभग 40 से 50% आपका टॉपिक सेम है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अनुवांशिकता एवं वातावरण। कहने का आपका आशय क्या हो गया, जो हमें अपने खानदान से जीन प्राप्त होता है। अर्थात नहीं बोलते हैं अरे इतेकर खानदानीय लक्षण है, अर्थात जो वह खानदानी लक्षण का हम लोग बात कर रहे हैं, डेट्स कॉल्ड अनुवांशिकता, जिसे इसे हम लोग वंशानुक्रम के भी नाम से जानते हैं, राइट। इसके बाद है अपना वातावरण। वातावरण कहने का आपका आशय हो गया हमारा इन्वायरमेंट। आपने सुना होगा कि हमारे आसपास में जिस प्रकार का भी वातावरण होता है, उसी प्रकार से एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं अपने घर में कैसे बात कर रहा हूँ, गे मम्मी कहाँ छे खाना दही ना। अर्थात जो बच्चा है, अगर मान लीजिए कि मैं शादीशुदा रहता और मेरा बच्चा बचपन में सुनता, मैं ऐसे ही बोलता गे मम्मी कहाँ छी रे इन्हें सुन, तो मेरा बच्चा भी क्या इसी प्रकार के भाषा का उपयोग करता, जो कि उसे प्राप्त अनुवांशिकता से नहीं हुआ, वातावरण से प्राप्त हुआ। उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट से उसने क्या किया, एक्वायर किया। अब यहाँ पे जो मैंने एक शब्द बोला आपको, एक्वायर करना, ये भी अपने आप में क्या है, एक टॉपिक है, जिसका नाम है आपका अधिगम एवं अर्जन। इसका भी नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे पॉइंट जो है सो आपके बहुत ही सरल है। अधिगम एंड अर्जन, लर्निंग एंड एक्वाइजेशन, इसी नाम से हम लोग इसको क्या जानते हैं, अधिगम एवं अर्जन। सिंपल सी बात है, जहां भी मेहनत लगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग क्या कर रहे हैं इस कॉम्बो क्लास में, तो आप लोग लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग लर्न कर रहे हैं, अर्थात आप मेहनत कर रहे हैं, डेट्स कॉल्ड अधिगम। और जिस चीज को हम लोग अपने आसपास से ऑटोमेटिक एक्वायर कर लेते हैं, डेट्स कॉल्ड एक्वाइजेशन, अर्जन, इसे हम लोग पढ़ेंगे। अगला है आपका समाजीकरण। अब बताइए समाजीकरण आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। जितने भी मित्र हैं हमारे, या तो वो डीलेट पास आउट होंगे, नहीं तो सेकेंड ईयर वाले होंगे। अब समाजीकरण में हमारे आसपास के समुदाय में, समाज में जितने भी प्रकार की विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, चाहे वो परंपरागत हो, चाहे आपका वो अभी के टाइम का हो, इसी के अंदर में आपका जेंडर चला आएगा, लिंग चला आएगा, इस सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जहां से आपका प्रति वर्ष क्वेश्चन आना ही आना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या नाम है, तो देखिए जीन पियाजे, वाइगोस्की साहब और कोलबर्ग साहब, यहाँ से आपके क्वेश्चंस प्रति वर्ष बनते हैं। सीटेट का सिलेबस बड़ा ही आसान है, एकदम स्टैंडर्ड बेसिस पे आपको क्या प्रश्न पूछेगा। बाई चांस ही कभी आपका 4 से 5 प्रश्न एक्स्ट्रा पूछ देता है। सॉरी सर आज मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी, ओके जी जाइए, ठीक। तो जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग। जीन पियाजे सिंपल सा एक अपना सिद्धांत दिए थे, आपने सुना भी होगा, पहले पढ़ा भी होगा, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कि बच्चा किस प्रकार से अपने कार्यों को करता है, वो सिद्धांत कौन दिए थे, जीन पियाजे। 4 गो अपना अवस्था था।
वाइगोस्की सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कि बच्चा किस प्रकार से अपने आसपास के वातावरण से चीजों को एक्वायर करता है, सीखता है। यहाँ पे इन्होंने क्या सीटेट के अंदर में 3 गो कंसेप्ट बढ़ गया अपना, एक वो बढ़ गया जेडपीडी, एक आपका बढ़ गया स्कैप फोल्डिंग, एक आपका बढ़ गया एमकेओ। एकदम सरल आपका सिलेबस है, आपको डरने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। अगला है आपका एरिक्सन बुद्धि के अंदर में आपने नाम सुना होगा गार्डनर साहब का बहुबुद्धि सिद्धांत। कोई एकदम मस्त गाना गा रहा है तो संगीतमय बुद्धि है, किसी को खेलने में मन लग रहा है उसका शारीरिक बुद्धि है, कोई मस्त मूर्तिकार है स्थानिक बुद्धि है। एकदम सरल, हर एक टॉपिक आपस में क्या है, कनेक्टेड है, बस हमें एक सीक्वेंस के अंदर में पढ़ना है। अगला आपका टॉपिक है एनईपी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा जो अपना आया था नियम, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी से आपके प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा आपका एनसीएफ, हम लोग सभी पॉइंटों को देखते हैं, ये एक प्रकार से आपका क्या है, तो सीडीपी का आपका सिलेबस है। जिन तमाम टॉपिक को हम लोग यहाँ पर एक साथ समाहित करके, और जो छोटे मोटे टॉपिक हैं जहां से कम प्रश्न बनता है उसे हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आपके इस कॉम्बो क्लास में। आइए, अगला है आपका टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट कहने का आपका अर्थ क्या हो गया, जो अभी आपने नाम सुना था अधिगम और अर्जन में, उसके अंदर में आपको याद है, एक बार हम लोग डिलेट में पढ़े होंगे, आकलन क्या होता है, अवलोकन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये सारे चीजों का नाम आपने सुना होगा। उसी आकलन का आपका प्रकार है ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट। यहाँ पे एपी लिखा गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, मैं यहाँ पे ऑफ लिख दिया हूं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट अर्थात आकलन के प्रकार। यहाँ से आपका रहता है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, इस प्रकार के प्रश्न आपके निकल कर आते हैं। सुमन कुमारी कह रही है सीटेट का नोट्स कब अपलोड होगा। सुमन जी, अगर अभी आप क्लास ज्वाइन की हैं तो सिर्फ क्लास पर ध्यान दीजिए, कौन चीज कब होगा, कब होमवर्क मिलेगा, कब का होगा, खाली पीडीएफ लेके अगर बैठिएगा तो रिजल्ट कभी नहीं बनेगा। अभी जिस तरह की बातें चल रही हैं, आपका ध्यान सिर्फ आपके क्लास पे होना चाहिए, न कि किसी प्रकार के बाहरी चीजों पे। नोट्स अपने जगह पे अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ अपने जगह पर आ जाएगा, वो सब टेंशन हम लोग का है। अब मेरा भी टेंशन आप ही लीजिएगा तो कहला कि 1200 रुपये आप दीजिएगा, तो मेरा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, बस आप पढ़िए, आगे बढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन। देखिए एक चीज यहाँ पे समझिएगा, आपके जो कुछ टॉपिक हैं जैसे कि आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट टू एजुकेशन 2009, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, ठीक। यहां से आपके सारे प्रश्नों को एक साथ समाहित करके पूछता है। ये सारे टॉपिक आपस में क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। आपको अलग अलग एक एक टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सारे का जो मूलभूत सिद्धांत है ना, सिंपल सी बात है कि ये सभी के सभी टॉपिक आपको क्या करता है, तो चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस करता है, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस करता है। ये सारे टॉपिक जो है आपको चाइल्ड सेंटर्ड है, कि बच्चा का डेवलपमेंट किस प्रकार से कराया जाए, वहीं पे आपका पूरा का पूरा फोकस करता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड कहलाता है, राइट। तो ये आपका करनी खत्म हो गया। नॉम चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की एक बड़ा ही प्यारा सा नाम है, खासकर हमारे भाषा के पेपर में अगर नॉम चॉम्स्की का नाम आया है तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका छूट रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आप लोग याद भी रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टीफन क्रेसन। ये भी क्या है आपके, तो भाषा के लिए उपयोगी है, भाषा शिक्षाविद है, मतलब कि ये लोग भाषाविद हैं। नॉम चॉम्स्की हो गए, स्टीफन क्रेसन हो गए। इन्होंने क्या किया है, भाषा के ऊपर में काम किया है। इनका कहना था नॉम चॉम्स्की का कि बच्चा का जब जन्म होता है ना तो उसके मस्तिष्क में एगो डिवाइस होता है, एलएडी, लैंग्वेज
एक्वाइजेशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसीलिए बच्चा अपने आसपास में गे मम्मी, अर्थात बच्चा ऐसा सुनकर जो बोलने की प्रतिक्रिया व्यक्त करना लगता है वो उसी डिवाइस के कारण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलएडी के नाम से जानते हैं। अगला है आपका समावेशी शिक्षा, ऐसा शिक्षा जहां पे आप सभी को एक साथ लेकर एक साथ समाहित करके करने का कार्य करते हैं, जहां कोई भेदभाव नहीं करते हैं, डेट्स कॉल्ड समावेशी शिक्षा। शिक्षण विधियां के अंतर्गत आपके विभिन्न प्रकार के विधियां आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका सामूहिक चर्चा हो गया, खेल विधि हो गया, प्रोजेक्ट विधि हो गया, परिभ्रमण विधि हो गया, और ये तमाम शिक्षण विधियां आपको गणित में भी काम देगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी काम देगा, हिंदी के शिक्षण शास्त्र में काम देगा, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में काम देगा, संस्कृत में काम देगा, उर्दू में काम देगा, राइट। अगला है आपका प्रगतिशील शिक्षा, अर्थात एक प्रकार का ऐसा शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जहां पे क्या प्रगतिशील अपना विद्यालय भी था, जॉन डीवी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहां पे विभिन्न प्रकार के कार्यों को बच्चे के साथ में बाइप्रैक्टिकल के रूप में हम लोग करने की कोशिश करते थे। वही अपना क्या है, प्रगतिशील शिक्षा। आगे बढ़िए, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका हम लोग को क्या करना है, इनके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो थोड़ा बहुत भी यहाँ से प्रश्न बना होगा पिछले 11 से लेके अभी तक के एग्जाम में बाई चांस ही आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके हो गए सिगमंड फ्रायड हो गए, ब्लूम टेक्सोनोमी हो गया, पोर्टफोलियो से आपका प्रश्न बनेगा। अन्य विषयों में थॉर्नडाइक साहब हो गए, पावलव हो गए, स्किनर हो गए, फ्रॉड, वाटसन, कोहलर और बंडूरा। और लास्ट टॉपिक आपका बनता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को हम लोग मोटिवेशन के नाम से जानते हैं, और अभी के टाइम में यहाँ से आपके बहुत प्रश्न बनते हैं। अभिप्रेरणा दो टाइप का आपने पढ़ा होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल मोटिवेशन, और एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, अर्थात आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। इस दो नाम से हम लोग जानते हैं अभिप्रेरणा को, और यहाँ से आपके टॉपिक बनते हैं। आपके S1 और S2 में आपको अभिप्रेरणा देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ से आपके सेकेंड ईयर के भी सब्जेक्ट में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सर मेरी दीदी भी देख रही है, चलिए धन्यवाद दीपक कुमार शाह जी। बहुत सारा आपका प्रश्न बनता है आपके अभिप्रेरणा से। ये सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे स्किप किया है, और बहुत सारे टॉपिक को अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि किस प्रकार से आपको मेहनत करना है। आज ही रिजल्ट आया है, और आज ही अपने जोश को, जुनून को एकदम ऊपर लेवल पे लाइए कि हमको कहाँ पे पहुंचना है। वरना 81 नंबर पे रुकने वालों की संख्या की कमी नहीं है, और 89 नंबर पे रुकने वालों की संख्या की कमी नहीं है। एक एक नंबर का क्या महत्व होता है, अगर पूछना हो तो उनसे पूछिए जिनका स्कोर 81 पे रुक गया, जिनका स्कोर 89 पे रुक गया। एक एक नंबर आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, राइट। अब आइए हम लोग कुछ दर्शन डालते हैं अपने प्रश्नों पे, खासकर ऐसे प्रश्नों पे। एक चीज और यहाँ पे समझिए, आपका सीटेट जो है ना, ये नहीं देखना चाहता है, आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है, इसको यह मतलब नहीं है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। सीटेट का जो एग्जाम है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये केंद्र सरकार आपका लेता है परीक्षा, और इसका सिंपल सा एक ही मोटिव होता है कि आप बच्चा को कितना समझते हैं, आप बच्चा को कितना समझते हैं, यही यह जानना चाहता है, बच्चा को कितना समझते हैं। अर्थात आप क्या बनिएगा, तो भविष्य में एक शिक्षक बनिएगा। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो PRT की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। और 1 से 5 वाले शिक्षक को बच्चों को समझना बड़ा ही आवश्यक है। जब तक आप बच्चा को नहीं समझिएगा तब तक आपका काम बिगड़ेगा। और खासकर कुछ ऐसे मित्र है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, उनका BPSC में अच्छा स्कोर बन रहा था पर सीटेट ही नहीं निकल पाया। सोचिए कितनी बड़ी अफसोस की बात है। जिस बच्चे का, जिस मित्र का BPSC क्वालिफाई हो रहा था, अच्छा स्कोर बन रहा था, और उनका सीटेट ही नहीं निकला, उनके लिए क्या हुआ, रोजगार के अवसर जेब तक आ गया था, और फिर यहाँ से ऐसे मूव हो गए। बड़ा ही दुखदाई घटना सब भी घटने वाला है इस परिणाम को देखकर, सीटेट के रिजल्ट को देखकर। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, एक एक नंबर कीमती है। प्रतिदिन के क्लास को कीजिए। किसी कारणवश अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग को अवश्य देखिए। यहाँ पे आपको क्या चेक करेगा कि बच्चा को आप कितना समझते हैं। मैंने कुछ प्रश्नों को लाया है, अर्थात आपके सीटेट के एग्जाम में
30 से 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका आपके किसी भी प्रकार के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होता है। 30 से 40 प्रश्न आपके ऐसे हैं जिसका आपका किसी भी कोई भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किससे होता है? तो आपके चिंतन स्तर से, आपके चिंतन स्तर से। चिंतन स्तर कहने का आपका आशय हो गया, सीटेट के भाषा में दो प्रकार के चिंतन होते हैं, उसी को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। आपने नाम सुना होगा अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। जिस चिंतन के माध्यम से एक से अधिक हल निकल कर आए अपसारी, जिसका एक ही आए सो अभिसारी। आपने नाम सुना होगा मुक्त अंत वाले या फिर बंद अंत वाले या फिर खुला अंत वाले, आपने नाम सुना होगा ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड। इस तरह के सोच को हम लोग चिंतन के नाम से जानते हैं। तो 30 से 40 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपका चिंतन स्तर चेक करना चाहेगा कि जो आपने डीलेड किया, बीएड किया, तो वहां से जो आपका अनुभव प्राप्त हुआ उस अनुभव के आधार पर यह प्रश्न बनता है कि नहीं। तो 30 से 40 प्रश्न का कोई टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। यह पूर्ण रूप से आपके अनुभव और आपके भाषा के पकड़ को चेक करना चाहता है कि जो प्रश्न आपने पढ़ा भाषा पे आपका कितना पकड़ है। तो भाषा के पकड़ को यह चेक करना चाहता है कि आखिर आपने उस प्रश्न के लैंग्वेज को समझा कि नहीं। इस 40 प्रश्न में आपको चारों ऑप्शन क्या लगेंगे? सही लगेंगे। परंतु जो इंसान बच्चा को क्या मानते हैं, जो इंसान बच्चा को भगवान मान लिए हैं, उनका सोचने का स्तर क्या होगा? अलग होगा। और उसी सोच के स्तर पे आपको इस 30 से 40 प्रश्नों का आंसर प्राप्त होगा। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पिछले वर्ष एग्जाम का, अर्थात आपके ऑफलाइन जो एग्जाम हुआ है उसी का प्रश्न है। बस मैंने इसे टाइप करवा दिया है ताकि आपको देखने में आसान हो और समझने में भी आपको आसान हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका प्रश्न संख्या 1। आप में से कुछ लोगों का कॉमन गलती है कि वो कक्ष में बड़ा ही बेहतर रिस्पांस रहता है, पर जैसे ही जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर में वो अलबला जाते हैं, वो बनाइए नहीं पाते हैं। अब इसमें कोई इंसान क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? बहुत सारी महिला, बहुत सारे लड़के मित्र मुझे आज कॉल किए कि एग्जाम हॉल के अंदर में गए और हम हलबला गए, हमसे बनवे नहीं किया। तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं? बताइए। मेरा काम है आपको प्रैक्टिस करवाना। फॉर एग्जाम्पल, पहले प्रश्न को आप स्क्रीन पे देखिए, ये सारे आपके ऑफलाइन एग्जाम वाले ही प्रश्न है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? किसकी बात हो रही है? इंटरनल बात हो रहा है, आंतरिक आरोपण का बात हो रहा है। अब इसकी बात हम लोग कैसे समझेंगे? इसकी बात हम लोग कैसे समझेंगे? आप सभी लोग बच्चे हैं, सो बताइए। मैंने कितनी बार कहा कि कक्ष में बस क्लास की बातें कीजिए। फॉर्म कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, जब आएगा आपको पता चल जाएगा। अभी दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको बता सकता है कि नेक्स्ट सीटेट का फॉर्म कब आएगा। सर मेरा नेट भाग गया, बार बार बफरिंग हो रहा है, मुझे रिकॉर्ड क्लास ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं रौनक पटेल जी, तो इंतजार कीजिए, जब भी कुछ आएगा फॉर्म का रिजल्ट पे आप लोगों ने सुना होगा कि 28 सितंबर को रिजल्ट आएगा। क्या आज आपका 28 सितंबर है? नहीं है। आज आपका क्या है? आज आपका 25 सितंबर है। इसीलिए जब जो आना होगा उसका कन्फर्म डेट आपको कोई नहीं बता सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? आप में से बहुत सारे मित्र एकदम सही आंसर दे रहे हैं। आंतरिक मतलब क्या हुआ? इंटरनल बात हो रहा है, आपके स्वयं की बात हो रही है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था मोटिवेशन के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में। आरोपण मतलब कि आरोपित करना। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं कॉम्बो के अंदर में, एक एक शब्दों को समझते हैं कि विफलता का अर्थ क्या है, आंतरिक का अर्थ क्या है, आरोपण का अर्थ क्या है। सबसे पहला आपका ऑप्शन क्या है? शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ये आपका इंटरनल मजबूरी थोड़ी नहीं, तो टीचर का ही कट गया। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। इसमें आपने क्या किया? ये तो आपने दोस्त पे आरोपित कर दिया, ऊपर में आपने शिक्षक पे आरोपित कर दिया, नीचे वाले ऑप्शन में आपने दोस्त पे आरोपित कर दिया। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, अर्थात फिर से आपने टीचर के ऊपर में ही ब्लेम कर दिया। अब क्या है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई
नहीं की। अर्थात ये आप अपने ऊपर ले रहे हैं, और अपने ऊपर को लेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक आरोपण बोलते हैं। आप में से कुछ मित्र का आंसर ए है, कुछ का बी है, कुछ का सी है, और मैक्सिमम लोगों का आंसर डी है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जिसे आप लोग डी के नाम से जान रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने एक एक शब्दों को तोड़ के समझने की हम लोग अपने कक्षा कक्ष में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आपके आज के रिजल्ट के बाद जब मैंने बातचीत किया तो आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूर्ण रूप से फोकस किया बीपीएससी के एग्जाम पर, और उस चक्कर में उनका सीटेट गड़बड़ा गया। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना पढ़ने का कार्य करते हैं, प्राइवेट नौकरी कर कर पढ़ने का कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं वो पर्याप्त मात्रा में समय नहीं दे पाए, जिस कारण से उनका रिजल्ट गड़बड़ा गया। तो रिजल्ट गड़बड़ होने का हो सकता है, मैं तो अपने आप को 100% जिम्मेदार मानता हूं। जिनका भी स्कोर 90 से नीचे है उनकी 100% गारंटी मेरी है कि मेरे पढ़ाने के शैली में, मेरे शिक्षण विधियां में ढेर सारी कमी रही होगी, जिस कारण से उनका स्कोर 90 पार नहीं किया, वरना सभी का स्कोर 90 पार करता। मैं सदैव 100% परिणाम को देखता हूं। 90 से नीचे वाले मेरे नज़र में सदैव फेल होते हैं, चाहे वो बिहार में क्वालिफाई हो या ना हो, मेरे नज़र में अवश्य फेल होते हैं। 90 नंबर है, 90 से ऊपर हैं तो आप पास है, वरना आप फेल है। सिंपल सा कंसेप्ट। आपने एग्जाम दिया है सीटेट का, अब कौन सा स्टेट क्या नियम रखा है उससे मतलब नहीं है। सीटेट कहता है कि 60% अगर आपका स्कोर है, अर्थात 150 नंबर का 60% कितना होगा, 90 नंबर होगा, तो फिर आप क्वालिफाई हैं, वरना आप क्वालिफाई नहीं है। अब बिहार में महिला को 82 पे कर दे, SC ST को 75 पे कर दे, उससे मैं ध्यान नहीं देता, वो मेरे लिए कोई स्कोर नहीं है, और ऐसे मित्र मेरे लिए पास नहीं है। 90 हैं तो आप पास हैं, वरना आप सभी फेल हैं। राइट। आइए एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। ये भी आपके क्या है, सिंपल, आपने जो पढ़ाई किया है उसी से कनेक्टेड आपका ये भी प्रश्न है। जरा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको बनाने में कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। क्या कह रहा है कि शैशवा अवस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। क्या पूछ रहा है कि शैशवा अवस्था में, इसकी बात हो रही है, तो शैशवा अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर आपको मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया था, वृद्धि एवं विकास बताया था। वृद्धि एवं विकास के अंदर में आपको क्या पढ़ना है, विकास की अवस्था पढ़नी है, विकास की अवस्था पढ़नी है। विकास की अवस्था में आपने क्या नाम सुना था, गर्भावस्था, शैशवा अवस्था, बाल्यावस्था। गर्भावस्था जन्म से लेके गर्भ के अंदर में क्या होता है 9 माह तक का, उसी को हम लोग गर्भावस्था बोलते हैं। शैशवा आपका जन्म से लेके 2 वर्ष तक का, और बाल्या अपना 2 से लेके 12 के बीच में। इसी बाल्या के अंदर में अपना पूर्व होता है, मध्य होता है, उत्तर होता है। आपसे क्या पूछ रहा है, शैशवावस्था में समाजीकरण की, अर्थात शैशवावस्था क्या है अपना, तो जन्म से 2 वर्ष है। जन्म से 2 वर्ष में कौन होंगे, माता पिता घर के लोग होंगे। जहां भी परिवार होगा, परिवार क्या होता है, तो समाजीकरण के लिए परिवार अपना क्या है, प्राइमरी है, अर्थात प्राथमिक है, प्राथमिक समाजीकरण है। क्योंकि समाजीकरण 2 प्रकार से होता है, एक को बोलते हैं प्राथमिक, दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक या गौण। प्राथमिक में अपना परिवार, बाद बाकी सारा कुछ द्वितीय में। संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की, प्रारंभिक बाल्यावस्था का अवस्था क्या होगा, तो आपको पता है क्या होता है, 2 से 6 वर्ष को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये क्या कहलाएगा, तो देखिए प्राथमिक कहीं पे है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्राथमिक। अब यहाँ पे द्वितीयक लिखा हो, तृतीयक लिखा हो, माध्यमिक लिखा हो, उससे मतलब नहीं है, पहला अपना प्राथमिक होगा जहां मिला। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही आपने प्रश्न को देखा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई किसका कौन अवस्था होता है, किसका क्या गैपिंग है, कैसे क्या है, किस टॉपिक के अंदर का है। ये सब कुछ आपके कहानी के माध्यम से होगा, ना नोट्स पढ़ने से होगा, ना सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होगा। जब तक इन तमाम चीजों को अपने जीवन में आप नहीं उतारिएगा तब तक काम नहीं होगा। शैशवावस्था, अरे
हम तो जब मौसी बन गया, अच्छा ओ टुट्टू का हो गया 1 साल, ओ टुट्टू शैशवावस्था में है। अच्छा सुक्कू, सुक्कू का जन्म का 6 साल हो गया, सुक्कू अपना क्या है, प्राथमिक प्रारंभिक बाल्यावस्था में। इस प्रकार से आपको अपने घर के आसपास के बच्चों से कनेक्ट करना है, तो देखिए कितना आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। शिक्षक, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि, अर्थात एक टीचर के ऊपर में आपसे पूछ रहा है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षा के विषय में, शिक्षक जो समावेशी कक्षा के बारे में पूछ रहा है, ऐसा कक्षा कक्ष जहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी विविधता नहीं हो, उस प्रकार के कक्षा कक्ष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी कक्षा कक्ष बोलते हैं। उन्हें चाहिए पाठचर्या में अनुकूलन करे। अनुकूलन का मतलब क्या हुआ, जो सभी के लिए अनुकूल हो, जहाँ पे कोई समस्या नहीं हो, डेट्स कॉल्ड अनुकूलन। विविध दृष्टिकोण को शामिल करे। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपने दृष्टिकोण में विविधता रखनी चाहिए कि हर एक प्रकार के बच्चे को, चाहे वो बच्चा सामान्य हो, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले हो, चाहे वो वंचित समूह का हो, हर एक प्रकार का दृष्टिकोण हो, ताकि वो सभी को एक समान दृष्टि से देख सके और उनका डेवलपमेंट करा सके। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, अर्थात उनके अंदर में जो परंपरागत एक सोच बना हुआ है, उस सोच से बढ़कर सभी को एक समान भाव से प्रेम करे। बिल्कुल सही बात है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। आप सभी को पता है कि जो विविधता है सो अपना बाधा नहीं है, विविधता से एक शब्द का निर्माण हुआ है। खासकर अपने भाषा में आपने सुना होगा, बहुभाषा का नाम सुना होगा। बहुभाषा अपने आप में क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, एक बहुमूल्य संसाधन है। कौन, तो बहुभाषा। और बहुभाषा तब होगा जब हमारे कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार के जाति के, विभिन्न प्रकार के रहन सहन के, विभिन्न प्रकार के मातृभाषा के बच्चे बैठे होंगे। डेट्स कॉल्ड बहुभाषा। इसी को हम लोग मल्टी लैंग्वेज कहते हैं। अर्थात ये क्या है, बाधा बोल रहा है, जो कि अपना गलत बात है। ये बाधा कभी नहीं होगा, ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 2 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। 1 2 3 क्या है आपका, बिल्कुल सही है। 1 2 3 क्या है आपका, बिल्कुल सही है। और जब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो आप लोग अपने चैट बॉक्स में भी 1 2 3 4 का ही प्रयोग करें, ABCD का प्रयोग ना करें। ये जो ABCD का प्रयोग है, ये भी आपको OMR शीट रंगने में कंफ्यूज करता है। तो कृपया इस चीज को ध्यान रखें, जब जैसा ऑप्शन हो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। दिया हुआ यहाँ पे 4, आप लिख रहे हैं D, आप भी लिखिए 4। अपने प्रैक्टिस को ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। और मैं भी आपको शाम तक में, जब भी इसका मैं PDF अपलोड करूंगा, उसी के नीचे में मैं आपको क्या करूंगा, एक OMR शीट का भी PDF अपलोड कर दूंगा। आप सभी से नम्र निवेदन है, इस सीट का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और कम से कम 20 को जीरोक्स करवा लीजिएगा। और जो हमारे ऑफलाइन मित्र आते हैं उन्हें तो मैं यहीं पे करवाते रहता हूं काम, तो जो भी नियरेस्ट हो, ऑफलाइन आना चाहते हो तो आ सकते हैं, राइट। इसका प्रिंट आउट अवश्य करवा के रखिएगा, ताकि आप प्रतिदिन OMR शीट पे ही प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका बेहतरीन तैयारी होगा। आइए एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं, कम से कम 5 प्रश्नों को देखते हैं, ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। अब बताइए, यहाँ पे बात हो रहा है सीखने का, यहाँ पे बात हो रहा है विविधता का। अब जो हमारा मित्र विविधता के अर्थ को जानवे नहीं करेगा, क्या वो बना पाएगा, बिल्कुल नहीं बना पाएगा। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। अर्थात जो बच्चे का सीखने की शैलियों विविधता का मतलब क्या हुआ, अभी आपके इस कक्षा कक्ष में 160 लोग मौजूद हैं, तो सभी लोगों का सोचने का स्तर क्या एक समान है, क्या सभी का बौद्धिक क्षमता एक समान हो सकता है। अगर आप मान लीजिए 2 भाई हैं 3 बहन है, तो क्या 5 भाई बहन का बौद्धिक क्षमता एक जैसा है, कभी नहीं संभव है। हम में कहीं ना कहीं क्या डिफरेंसेस होती है, अंतर होता है, डेट्स कॉल्ड विविधता। तो अगर कहीं पे कोई विविधता है तो क्या उसको आप अनदेखा कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, बिल्कुल नहीं। अभी हम लोगों ने देखा कि विविधता से ही क्या निकला, अपना बहुभाषा निकला, जिसे हमें महत्व देना, ये कि अपना बहुमूल्य संसाधन है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखे जाना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर 3। आगे क्या है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने के शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब बताइए क्या कभी संभव है जितने भी हमारे मित्र हैं उन सभी को एक समान से पढ़ाना? मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं बेसिक मैथ में, आप में से बहुत सारे मित्रों को क्या होता है एक बार में समझ में आता है, बहुत सारे मित्रों को 2 बार में आता है, और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको ऐबे नहीं करता है, 10 बार बताते हैं तब जाकर आता है। तो एक रूपता तो कभी संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों का संज्ञान जो है सो अलग अलग है। हम सभी लोगों का संज्ञान क्या है? अलग अलग है, इसलिए एक रूपता संभव नहीं है। ठीक सर, थोड़ा बड़ा कीजिए। अच्छा ठीक है, लीजिए अगला प्रश्न आपका बड़ा कर देते हैं। प्रश्न संख्या आपका ये 5 है। देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं सो आपके टॉपिक नहीं, आपके चिंतन पे हैं, और इस चिंतन का ही डेवलपमेंट आपका होता है आपके इस कॉम्बो क्लास में, जहां पे आप मेरे कहलाते हैं, आप पे मेरा 100% हक है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि विभा कुमारी, चांदनी कुमारी, सुनील कुमार सैनी, शिल्पी प्रकाश, सीमा कुमारी, राधा कुमारी, जितने भी कुमारी हैं, जितनी भी देवी हैं और जितने भी कुमार हैं, ये सारे हमारे मित्र हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट है। मैं इस चीज को गर्व से कह सकता हूं। परंतु यूट्यूब तो एक ओपन प्लेटफॉर्म, वहां पे कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, मुझे क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। आइए, ये क्या है आपका, ये देखिए ये आपका डायरेक्ट थ्योरी से प्रश्न है। अब जो मित्र हमारे जीन पियाजे के थ्योरी को पढ़े होंगे, मैंने वहां पे कुछ संप्रत्यय, संप्रत्यय कहने का आपका आशय होता है कंसेप्ट। जीन पियाजे साहब ने बोला है स्कीम के बारे में, स्कीमा के बारे में, अनुकूलन के बारे में, समायोजन के बारे में, समावेशन के बारे में, जीववाद के बारे में, विकेंद्रीकरण के बारे में, केंद्रीकरण के बारे में, मूर्त संक्रियात्मक के बारे में, तार्किक सोच के बारे में, अमूर्त चिंतन के बारे में। ये सारा बात कौन किए हैं? जीन पियाजे किए हैं। और उनके थ्योरी से डायरेक्ट ये प्रश्न क्या बना है कि 4 वर्ष की अर्पणा कहती है एक बटन क्या है? बटन जिंदा है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? देखिएगा बच्चा सब, देखिएगा प्लेन उड़ रहा है, मम्मी चिड़िया, मम्मी चिड़िया। अर्थात जो बच्चा है सो सजीव और निर्जीव में अंतरे नहीं कर पाता है। जो बच्चा है सो सजीव और निर्जीव में अंतरे नहीं कर पाता है। दैट्स कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीववाद बोलते हैं, जीववादी चिंतन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, जीववादी चिंतन। ये आपके डायरेक्ट थ्योरी से हैं। तो आपके जो कंटेंट होते हैं, जो आपका सीडीपी होता है, इस सीडीपी के अंतर्गत, इस सीडीपी के अंतर्गत आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, सभी जितने भी विषय हैं आपके सीटेट में, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में आपका क्या होगा? 15 नंबर आपका रहेगा मुख्य रूप से पेडागोजी, और 15 नंबर रहेगा आपका कंटेंट। तो ये जो भी आपने प्रश्न देखा जीन पियाजे वाला, ये कंटेंट का प्रश्न कहलाएगा। और उससे पहले जो हमने प्रश्न देखा विविधता वाला, समाजीकरण वाला, समावेशी वाला, वो हमारे पेडागोजी के प्रश्न कहलाएंगे, जहां पे आपको चिंतन करना पड़ रहा है, जहां पे आपको सोचना पड़ रहा है। ये सारे चीज हैं। दूसरा चीज अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप बात पे ध्यान देना आपको अति आवश्यक है। मेरे लिए सबसे बड़ा क्या है? ट्रस्ट। आपको अगर विश्वास हो आपके इस कॉम्बो क्लास में, बेसिक मैथ क्लास में, तो दोनों क्लास को ज्वाइन करके प्रतिदिन सिर्फ आपको क्या करना है? क्लास कर लेना। ज्यादा मैं खुद नहीं पढ़ाता हूं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मित्र अभी इस कॉम्बो क्लास में है, जिनका स्कोर 80 से कम है, जिनका स्कोर 80 से कम है, बेसिक मैथ एक प्रकार का ऐसा क्लास है जहां पे मैथ नहीं, वो मैथ के पढ़ाने के तरीके में ही क्या है? पेडागोजी है। आपकी मैथ की पढ़ाई भले ही कॉम्बो में होगी, परंतु मैं एक एग्जांपल आपको सदैव देता हूं, फोन पे भी दिया होगा, कि आपके घर में अगर 10 गो मेहमान आएगा उसका खातिर करना, और 1 गो मेहमान आएंगे उनका खातिर करना, दोनों में अंतर है। वही अंतर आपका यहाँ भी है। कॉम्बो क्या है कि कॉम्बो में हर एक प्रकार के मित्र कनेक्ट हैं। कॉम्बो में सभी विषयों का लोड है। मेरे भी पास में 3 दिन का हमको समय मिलेगा आपको कॉम्बो पढ़ाने का। चौथा दिन कोई और सर रहेंगे, 5वें दिन कोई और सर रहेंगे, छठे दिन कोई और सर रहेंगे। तो हर एक चीज का टाइम टेबल बटा हुआ है, एक बृहत सिलेबस है जिसे हम लोगों को कंप्लीट करना होता है। परंतु जो बेसिक मैथ क्लास है, वहां पे मैं अकेले
ओनली बेसिक मैथ पढ़ाता हूं, और पढ़ाने का तरीका मेरा पेडागोजी टाइप का होता है, जिसको पढ़ने से आपका लॉजिकल चिंतन जो है वो बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्योंकि बेसिक मैथ के क्लास में मैं ऑप्शन नहीं देता हूं, आपको सोचने पे मैं मजबूर कर दूंगा कि आप चिंतन कीजिए। इसीलिए मैं सदैव कहता हूं कि बेसिक और कॉम्बो, आज जो आपका रिजल्ट निकल कर आया है, आपने जो अपने रिजल्ट को आपने देखा होगा, जिनका स्कोर 80 से कम रुक गया है, उनको अगर कोई कहता कि भैया रे हमरा 1000 रुपया तू दे, हम तेरा पास करा देबो, तो आप कितना जल्दी दे देते, एकदम बिना सोचे हुए आप दे देते। परंतु ये काम तो संभव है नहीं है। तो अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है, प्रतिदिन आप होमवर्क को बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपका परिणाम आएगा। सिर्फ क्लास ज्वाइन कर लेने से अगर आपका परिणाम निकल कर आता, तो आपके कॉम्बो का, आपका बेसिक मैथ का फीस 2200 ना होकर मैं 22,000 रखता कि सिर्फ बैठिए और एग्जाम को पास कर जाइए। इस चीज को आप लोग क्या ध्यान रखिए। जिनका भी स्कोर 80 से कम है, उनके लिए बेसिक मैथ और कॉम्बो, अगर अभी भी नहीं ज्वाइन किए हैं, आपका समय है। बेसिक मैथ में मात्र 10 क्लास हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद बाकी जिनका जिस प्रकार का परिणाम है, मुझे व्हाट्सएप पे अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके उस परिणाम को देख सकूं और उस परिणाम के अनुसार आपके साथ में मैं डिस्कस कर सकूं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने परिणाम को शेयर अवश्य कीजिएगा। राइट, अपने परिणाम को शेयर आपको करते रहना है। सेशन आपको कैसा लगा व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। हो सके तो इस सेशन को मैं यूट्यूब पर भी लाइव कर दूंगा, ताकि वहाँ भी जो मित्र लोग हैं वो भी एक डेमो के रूप में इस चीज़ को समझ सकें। और मैं यहाँ एप्लीकेशन पे भी इसको मैं बिल्कुल फ्री में डाल दूंगा फर्स्ट क्लास को, ताकि कोई भी अगर आप अपने मित्र को कहें, सजेस्ट करें कि भाई चलो कॉम्बो क्लास करो, बेसिक मैथ क्लास करो, तो उनको पता चले कि हाँ इस क्लास में क्या होता है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते होइएगा, तो आप मेरे साथ वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा रील्स वगैरह बनाकर मस्ती मजाक करते रहता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अर्थात आपके टीच एक्स्ट्रा का इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे आपके सारे रिव्यूज वीडियो और थोड़ा बहुत मेरा मस्ती, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, चिकन फ्रेबी जीवन में क्या है, हर एक दिन आपका सुख है, हर एक दिन आपका दुख है, परंतु उन तमाम सुख और दुख के बीच में अपने जीवन को सदैव इंजॉय करते रहना चाहिए। परिणाम ऊपर वाले के हाथ में है, हमें अपना अपना क्या करना है, कर्म करना है। सेशन कैसा लगा हो व्हाट्सअप करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपने बेसिक मैथ ज्वाइन नहीं किया है तो अपना कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ सब आपका अपलोड हो जाएगा। कल हम लोग पहले नंबर टॉपिक को शुरुआत कर देंगे। जो अपना सिलेबस मैंने आपको दिखाया है उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा पढ़ाई शुरू हो जाएगा। हर एक दिन सेशन के बाद आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आपके सभी 6 विषयों का पढ़ाई शुरू हो जाएगा, आपके सीटेट का नोट्स भी आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। आप अगर कॉम्बो क्लास में कनेक्टेड हैं इस न्यू वाले में, तो आपके सारे क्लास के आपके लेक्चर, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे लाइव हो, सारा आपका पीडीएफ, सारे विषय के आपके सीटेट के नोट्स, आपका होमवर्क, आपका टेस्ट सीरीज सब इसी के अंदर में होगा। आपको एक्स्ट्रा कहीं से कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यस सर, मुझे 100% बिलीव है। हम तो चलिए, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्लास। तो आप चलिए जैसा क्लास लगाओ व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर हम लोग कनेक्ट होते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कल शाम 4:30 बजे। और अपने मित्र को अवश्य बताइए, क्योंकि जब जानते हैं ना बाहर में लोग देखता है कि संख्या कहाँ पर ज़्यादा है, और जब तक आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तो आपके क्लास की संख्या बढ़ेगी नहीं। और जब संख्या बढ़ेगा तब जाकर किसी को पता चलेगा कि हाँ गौरवो नाम का कोई आदमी है जो क्लास लेता है। राइट, अभी 6:30 में हम लोग कनेक्ट होंगे यूट्यूब पर। समय हो तो आप लोग अवश्य कनेक्ट होइएगा। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।